हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th ज्योग्राफी में इकाई दूसरा है कृषि। आइए इसके सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए क्या है पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर हमें करना है। पहला है भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण अनाजों के नाम बताना है हमें, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो गेहूं और चावल जो खाद्यान्न फसल है सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है। इसके बाद ख नंबर देखिए, भारत में कौन से तीन प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं। तो मोटे अनाज का क्या मतलब है, ज्वार बाजरा रागी, ये सारे क्या है, ये मोटे अनाज हैं। ठीक है, तो कौन से उगाए जाते हैं, तो इनके नाम बताना है, ज्वार बाजरा रागी। ठीक है, और इसके बाद आप मकई भी लिख सकते हैं। समझ गए। ग नंबर देखिए, भारत की तीन नगदी फसल के नाम हमें बताना है। नगदी फसल का क्या मतलब है, जिसे बेचकर किसान नगद राशि, यानी जिसे बेचने के लिए, बेचने के पर्पज से ही उत्पादन किया जाता है, वो नगदी फसल कहलाती हैं। जैसे गन्ना हो गया, केला हो गया, आम हो गया, चाय भी आ सकता है। तो तीन नगदी फसल है, गन्ना कपास और चाय। समझ गए। इसके बाद देखिए हाँ नंबर, हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए भारत में चाय कॉफ़ी रबड़ गन्ना केला आदि रोपण फसल है। तो देखिए ये व्यापारिक फसल में भी ये आती हैं। ठीक है, इनका जो उत्पादन जो है वो व्यापार के दृष्टिकोण से ही किया जाता है बड़े पैमाने पर। ये रोपण फसल भी होती है। समझ गए, बस इनके नाम ही लिखना है आपको। दूसरा सवाल देखिए, अंतर बताना है। पहला है नकदी फसल, दूसरा है रोपण फसल। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, पहला देखिए नकदी फसल और दूसरा है रोपण फसल। तो नकदी फसल में ऐसी फसल जिन फसल का उत्पादन केवल बेचने के दृष्टिकोण से पर्पज से किया जाए उसे नकदी फसल कहा जाता है। जैसे गन्ना, यानी बेचकर नगद रुपया पैसा कमाया जाए, गन्ना हो गया, केला हो गया। ठीक है, ये नकदी फसल है। रोपण फसल की बात की जाए, इसमें फसल उत्पादन वृहद पैमाने पर, काफ़ी बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर ज़्यादा पूंजी लगाकर, ठीक है, बड़े बड़े कार कर्मचारियों की मदद से किया जाता है इसका उत्पादन। जैसे चाय की खेती, रबड़ की खेती, तंबाकू की खेती। ठीक है, ये अकेले किसान नहीं कर सकता, इसके लिए संगठन निर्माण करना पड़ता है, काफ़ी लोगों को रखना पड़ता है, वो कहलाती है रोपण फसल। और ये व्यापारिक फसल भी होती है, ये ध्यान रखना है। ये दोनों में अंतर हो जाते हैं। खान नंबर देखिए, व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि ये क्या होती है, अंतर बताना है। तो यहाँ पे समझिए, गहन जीविका कृषि या इसे निर्वाहक कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, तो नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे खेती जिनका हम उपयोग जो है, जिनका उत्पादन सिर्फ जीविका चलाने के लिए पर्पज से, ठीक है, यानी भरण पोषण के पर्पज से करते हो, वो निर्वाहन कृषि हो गई। और व्यापारिक कृषि जिसका हम उत्पादन व्यापार करने के पर्पज से करें। ठीक है, जैसे चाय कॉफ़ी गन्ना, ये सब क्या है, व्यापार करने के पर्पज से की जाती है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर हमारा ये रहा, व्यापारिक कृषि और ये निर्वाहक कृषि। ऐसे कृषि जिसमें फसल उत्पादन व्यापार के दृष्टिकोण से किया जाता है तथा किसान अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। जैसे चाय की खेती, रबड़ तंबाकू की खेती। होगी, समझ में आ गया। दूसरा है निर्वाहक कृषि, ऐसे कृषि में किसान अपने जीवन निर्वाह अर्थात भरण पोषण के लिए खेती करता है। ठीक है, उसमें व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं होता, जैसे चावल गेहूं का उत्पादन करना। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए हम एक शब्द में हमें आंसर करना है। पहला है, हमारे देश में मॉनसून के आरंभ में बोई जाने वाली और शरद ऋतु में काटी जाने वाली फसल है, तो इसे कहा जाता है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल देखिए, ये वर्षा ऋतु यानी मॉनसून में ये बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में ये काटी जाती है। ठीक है, सितंबर अक्टूबर के समय को शरद ऋतु भी कहा जाता है। समझ में आ गया आपको। दूसरा सवाल ख नंबर देखिए, वर्षा के पश्चात बारिश होने के बाद जाड़ा में यानी ठंडे के मौसम में बोई जाने वाली और बसंत में काटी जाने वाली फसल होती है, कौन सी होती है, तो उसे कहा जाता है रबी फसल। जाड़े के महीने में और अक्टूबर दिसंबर में बोया जाता है। ठीक है, अक्टूबर दिसंबर में, और ग्रीष्म ऋतु में यानी बसंत ऋतु। इसके बाद देखिए ग नंबर, भूमि जिसे खेती करके छोड़ दिया जाए ताकि उर्वरता लौट सके और उस पर पुनः खेती हो सके, तो ऐसी भूमि को क्या कहा जाता है, ध्यान देना है। भूमि जिसे खेती करके छोड़ दिया जाए, खेती हो गया अब उसे खाली छोड़ दिया जाए, तो उसे कहा जाता है परती भूमि, ताकि मिट्टी की उर्वरता पुनः लौट सके। घ नंबर देखिए, कारखानों के उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक तथा व्यापारिक ढंग से की जाने वाली एक फसल खेती है, व्यापारिक कृषि कहा जाता है।
चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, ये सारे रबड़ व्यापारिक कृषि हो गई। उसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला है भारत में उपजने वाली 2 खाद्य, 2 नगदी तथा रेशे वाली फसलों के हमें नाम बताना है। तो काफ़ी आसान सवाल है ये। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। देखिए खाद्य फसल 2 है, चावल और गेहूँ खाने वाले हो गए। नकदी फसल बेच के नगद प्राप्त किया जाता है, चावल, गन्ना, केला, ये भी आ जाएंगे। रेशे वाली फसल से रेशा तैयार किया जाता है, कपास, जूट, सन। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा, उपयुक्त फसल के उत्पादन करने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम हमें बताना है। यानी अभी हमने जिसका हम इसका आंसर किए, ठीक है, पहले का खाद्य, नगदी और रेशे वाली, तो इनके उत्पादन करने वाले 2 प्रमुख राज्य का हमें नाम बताना है। तो देखिए हम ऐसे लिखेंगे। खाद्य फसल चावल और गेहूँ का उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल चावल का और बिहार दूसरे स्थान पे। वहीं गेहूँ की बात की जाए, यूपी प्रथम स्थान पर, पंजाब दूसरे स्थान पर। और नकदी फसल महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। रेशे वाली फसल महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात। यानी देखिए रेशे वाले में क्या आ जाएगा, कपास, जूट, गन्ना। तो महाराष्ट्र में कपास होता है, काली मिट्टी पाई जाती है, गुजरात में भी होता है, पश्चिम बंगाल में क्या होता है, जूट का होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया दूसरा का। इसके बाद तीसरा देखिए, भारत में उपजाए जाने वाले वर्षाधीन फसलों के नाम लिखें। इसका क्या मतलब है, भारत पे ऐसी फसल हमें बताना है जो वर्षा पे आधारित हो, वर्षाधीन उसे कहा जाता है, वर्षा पे डिपेंड हो तभी वो उसका उत्पादन होगा। तो कौन सी फसल है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे वर्षाधीन, अर्थात वर्षा पर आधारित फसल है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का प्रमुख है। ये सारे बारिश पर ही डिपेंड होती हैं। इसके बाद देखिए चौथा सवाल, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि के योगदान की हमें चर्चा करना है। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको ये लाइन लिखना है, उसके बाद ये, ठीक है। भारत देश में आर्थिक जीवन का प्राण है कृषि। भारत में लगभग 2/3 यानी 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि पर ही प्राप्त होता है। वो लिखने के बाद फिर आपको ये लिख लेना है, राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान है। देश की 24% आय कृषि से प्राप्त होती है। समझ गए। तो इस तरीके से आपका आंसर पूरा हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हुए पांचवा सवाल, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों का संक्षेप में लिखें। यानी भारतीय कृषि में निम्न उत्पादन हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण हम ऐसे लिखेंगे, भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के निम्नलिखित कारण है। पहला है मॉनसून यानी वर्षा पर निर्भर यानी आधारित खेती होती है। समय पर बारिश होती है, कभी नहीं होती है, इसलिए तो कहा जाता है भारतीय कृषि वर्षा के साथ जुआ है। दूसरा है उन्नत बीजों का अभाव, उन्नत हाइब्रिड बीजों का अभाव है। ठीक है, आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीकों का अभाव। और चौथा है जनसंख्या दबाव। ये 4 कारण हो जाते हैं निम्न उत्पादकता के। 6 नंबर सवाल देखिए, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो 1960 से 70 के दशक में हरित क्रांति को अपनाया गया, जिसमें गेहूं के, ठीक है, गेहूं के ज़्यादा उत्पादन की गई। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, 1960-70 के दशक में कृषि में सुधार के लिए एक नई क्रांति अपनाई गई, जिसे हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत संकर बीज यानी हाइब्रिड बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक, सिंचाई का प्रयोग कर गेहूं की अच्छी पैदावार की गई। ये कहलाती है हरित क्रांति। 7वां सवाल देखिए, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं हमें बताना है। तो हम इसका आंसर यहाँ से करेंगे। देखिए, भारतीय कृषि देश के आर्थिक जीवन का प्राण है। लगभग 2/3 जो लोग कृषि से यानी जीविका पर चलाते हैं। दूसरा है, यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। इसके बाद तीसरा, कई कृषि योग्य कच्चे माल उद्योग प्राप्त होते हैं, जैसे सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल क्या है, कपास। गन्ना के लिए चीनी उद्योग, जूट उद्योग के लिए यानी कच्चे माल के लिए भी कृषि पर हम डिपेंड होते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे 5 दिए गए हैं। इसके बाद 8वां सवाल, भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों के नाम लिखें। तो भारत में कौन सी उपजाई जाती है, खाद्य फसल में हम लिखेंगे गेहूँ। इस तरीके से आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए कारण बताओ। पहला है, कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांश होती है। तो काली मिट्टी का निर्माण जो है वो दक्कन प्रदेश में ज़्यादा होता है। यानी इस दक्कन प्रदेश की जो मिट्टी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो भौगोलिक स्थिति होती है वो काली मिट्टी की होती है, इसीलिए कपास की खेती ज़्यादा होता है। महाराष्ट्र क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेना है।
दूसरा है गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में अधिक है। तो इसका मुख्य कारण है जलवायु, क्योंकि दक्षिण भारत के राज्य जो है वो समुद्री तटीय भाग पर स्थित है, वहाँ पे नमी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट है। तीसरा है भारत कपास का आयात एवं निर्यात दोनों करता है, खरीदता भी है और बेचता भी है। इसका कारण क्या है? तो कपास का ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है, और भारत में भी जो वस्त्र उद्योग है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर, इसीलिए उसको अच्छे कपास की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए खरीदता भी है और बेचता भी है। चौथा है भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है, चाय बेचता है। भारत गर्म प्रदेश है, यहाँ पे चाय की लोगों की खपत कम है, ठीक है, इसीलिए वो निर्यात करता है और यहाँ पे चाय का उत्पादन भी होता है कई राज्यों में। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से कर लेना है। देखिए मानचित्रकार में हमें क्या बताना है, भारत रेखा मानचित्र में चावल, गेहूँ, चाय, कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र हमें बताना है। चावल का पश्चिम बंगाल, गेहूँ का यूपी, चाय का असम, ठीक है, और कपास का महाराष्ट्र पैदा करने वाले क्षेत्र हमें बताना है। तो देखिए इस तरीके से हम देखेंगे, गेहूं के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में ये रहा, ठीक है, उसके बाद बिहार में, और उसके बाद देखिए हम देखेंगे चाय का कहाँ होता है, असम में होता है, तो ये हम टिक लगा देते हैं। कपास का महाराष्ट्र में, ठीक है। अब इसके बाद बस इतना ही हमें दिखाना था, तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।